गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो छुट्टियों के बाद फिर से एक बार जोश के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं हम। अभी छुट्टी मिल गई, अच्छी बात थी ये कि अब आगे छुट्टियां नहीं मिलेंगी इतनी, ठीक है ना। मतलब कैलेंडर देखता हूं मैं तो मुझे मतलब जो लगता है कि अब छुट्टी जो है वो कई दिनों के बाद है। तो कमर कस लीजिए, जमकर मेहनत के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। और मैंने कहा ना आपसे कि ये अंतिम लड़ाई है, लास्ट बैटल है, इसमें जमकर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। याद रखिए, कोई भी वॉर को जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आपने पहले की कई सारी बैटल्स जीती हो। आपने जरूरी नहीं कि पहले की कई सारी बैटल्स आपने जीती हो। फाइनल बैटल को जो जीत लेगा वो विनर कहलाएगा, ठीक है ना। तो जिंदगी में इस बात को याद रखना, जो दिन मिले हैं वो अवसर हैं, याद रखना, इनको दिन मत गिनना। जो एग्जाम 17 जुलाई तक के की जो तारीख है उसको आप केवल दिन मत मानना, अवसर मानना, ठीक है ना। एक दिन गुजरा और तुमने नहीं पढ़ा, एक अवसर गया। एक दिन गुजरा और तुमने नहीं पढ़ा तो एक अवसर गया बेटा, ठीक है ना। खरी बात बोलता हूं, कई लोगों को बड़ी लगती है कि यार सर हमको डिप्रेस कर रहे हैं। अरे मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए क्या झूठ बोल दूं। मैं तुमको जो कह रहा हूं बेटा कि हर दिन इंपॉर्टेंट है, इस समय तुमको मेहनत करनी है। क्लियर, ठीक है। तो पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ चलिए आज पढ़ना शुरू करते हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन पार्ट टू में क्या देखेंगे आज हम बात करेंगे मियोसिस के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर हम बात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट 1 में माइटोसिस मैंने पढ़ाया था, सेल साइकिल मैंने पढ़ाया था, वो तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। पक्का पक्का मान लो ना। अब ये मत बोलना सर नहीं समझ में आया, फिर तो मतलब मैं गंदा गंदा गंदा। तुम्हारी समझ में नहीं आया तो भैया मैं गंदा गंदा गंदा, मैं तो जिम्मेदारी लेने तैयार हूं। तुम क्या अपनी जिम्मेदारी लेने तैयार हो कि तुमने ठीक से नहीं पढ़ा? भैया आई एम रेडी टू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि बेटा तेरे को समझ में नहीं आया तो मेरी गलती, ठीक है। पर तू सही से नहीं पढ़ा तो किसकी गलती, ठीक है। तो जिम्मेदारी लेना सीखो जिंदगी में। जिंदगी में बड़ा बनना है, आगे जाना है, तरक्की करना है तो लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूर सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर गोल। वो चीज बड़ी जरूरी है, ठीक है। लोग कहते हैं कि आजकल हम बेवफा हो गए। लोग कहते हैं कि आजकल हम बेवफा हो गए। कौन उन्हें बतलाए कि आजकल हम समझदार हो गए। कौन उन्हें बतलाए कि आजकल हम समझदार हो गए हैं और जो कर रहे हैं भविष्य के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो जोश के साथ। अभी प्यार, मोहब्बत, दिल का खेल सब दूर रख देना अभी 1 महीने के लिए, जब तक एग्जाम है 17 जुलाई तक के लिए, ठीक है ना। सारे इमोशंस एक तरफ पुड़िया में बांध के रख देना, ठीक है। और इस समय मशीन के समान व्यवहार कर रहा है। क्लियर कमांडोस? चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा भाई आगे बढ़ने के पहले, उसके बगैर मेरा मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। एमसीक्यू लेक्चर में भी क्वेश्चन करेंगे, पर अभी मैं पूछूंगा आपसे, पिछले लेक्चर में आपको जो बताया गया था तो आपको यह बताना है कि उस फेज का नाम बताइए। मुझे सेल साइकिल की उस फेज का नाम बताइए जहां पर डीएनए का क्रोमोसोम नंबर 2n होता है और डीएनए का अमाउंट हमेशा 4c होता है, ठीक है। हमें सेल साइकिल की उस फेज का नाम बताइए, सेल साइकिल की उस फेज का नाम बताइए जहां पर हमेशा क्रोमोसोम नंबर 2n रहेगा और हमेशा जहां पर जो है वो डीएनए का अमाउंट जो है वो 4c रहेगा। बताइए माइटोसिस में, या हम बोले सेल साइकिल, नॉर्मल सेल साइकिल में उस फेज का नाम बताइए जहां पर हमेशा, क्या वो G1 फेज है, क्या वो S फेज है, क्या वो G2 फेज है, क्या वो M फेज है? कौन सी फेज में आपको हमेशा क्रोमोसोम नंबर 2n और डीएनए का अमाउंट 4c मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C वैल्यू ऑफ डीएनए? C वैल्यू ऑफ डीएनए से मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C वैल्यू ऑफ डीएनए? डीएनए की C वैल्यू से क्या तात्पर्य है आपको बतलाना है, ठीक है। इन विच फेज ऑफ माइटोसिस, तुम, मुझे मालूम है तुम क्वेश्चन किए हुए हो, पर आंसर करो, ठीक है। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। इन विच फेज ऑफ माइटोसिस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस के टिनिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो आपको बताना है कि माइटोसिस की किस फेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। आपको बताना है माइटोसिस की किस फेज में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। माइटोसिस की किस फेज में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ
न्यूक्लियोलस होता है कि माइटोसिस की किस फेज में? न्यूक्लियोलस का पुनर्व्यवस्थितीकरण होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस माइटोसिस की किस फेज में होता है? देखिए 4 प्रश्न मेरा कौन सा बच्चा सही करता है, कौन सा मेरा सच्चा कमांडो इन चारों क्वेश्चन के सही सही उत्तर देता है। ठीक है, बाकी भी देना, नहीं बन रहा है, गलत कर रहे हो तो कोई बात नहीं बेटा, देखेंगे की नोट्स, पढ़ेंगे, पुराने लेक्चर का रेफरेंस देखेंगे हम, है ना। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला है सर कि आप की नोट्स को दिखाने की बजाय एनसीईआरटी दिखाओ। अरे तुम्हारे बाजू में रखी एनसीईआरटी दादा, तुम देख लो। अभी ब्रेन हमारा जो होता है ना बेटा, वो नए प्रकार से परोसी गई चीजों को वो याद रखता है। बायोमेंटर्स जो भी पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं बायोमेंटर्स में। तो आपको हम जो कीनोट्स की स्लाइड दिखा रहे हैं ना, जानबूझकर दिखा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास वो कीनोट्स है, तुमको स्लाइड दिखाई पड़ रही है, उससे हम पढ़ा रहे हैं। तो ब्रेन में एक नया प्रकार से इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है जो ऑलरेडी एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम देख चुके हैं, कई पॉइंट वहां पे आप स्किप कर जाओगे। इसलिए ब्रेन को नई लर्निंग चैलेंज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि ब्रेन आपका एक्टिव होकर चीजों को याद रख सके। प्लीज बिलीव मी, Whatever I am doing here is only for you बेटा, क्योंकि मुझे खुद टॉपर चाहिए। I am also searching for AIR 1, बायोमेंटर्स का रैंक 1 होगा ना तो दुनिया में फिर हमारा ही जलवा होगा। वो दिन का इंतजार कर रहा हूं कि कौन मेरा बच्चा ऐसा है जो मुझे मेरे ख्वाब तक पहुंचाएगा, ठीक है, मंजिल तक पहुंचाएगा। वो दिन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, ठीक है ना। वो दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं बेटे, सब तुम्हारे लिए, किस लिए? भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बातें कम काम ज्यादा। अब बेटा हम बात करते हैं यहां पे कि जो मियोसिस है, ठीक है, मियोसिस के टाइप होते हैं बेटा। जैसे आप देखते हो, अब सुनते जाओ बेटा, एनसीईआरटी जो लिखे पॉइंट वो तो देखना, पर मैं भी कुछ बताऊंगा ना आपको, है ना। तो मियोसिस के टाइप होते हैं जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर प्लांट्स में हमको क्या देखने मिलता है? हमें उसमें देखने मिलता है लोअर प्लांट्स में, लोअर ऑर्गेनिज्म में हमको क्या देखने मिलता है? हमको वहां देखने मिलता है बेटा, क्या वहां देखने मिलता है हमको? जाइगोटिक मियोसिस। हमें वहां पर जाइगोटिक मियोसिस देखने मिलता है। ऐसी मियोसिस जो जाइगोट में होती है, ठीक है, और इसीलिए क्या बनता है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है। एल्गी में होता है ऐसा, फंजाई में होता है ऐसा, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जहां भी जाइगोट में होगी मियोसिस वहां पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जहां भी जाइगोट में होगी म्यूसिस वहां पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। आपको ये एल्गी में और आपको जो है वो फंजाई में आपको ये देखने मिलता है। ठीक, इसके बाद आते हैं, हम बोलते हैं वो होती है स्पोरिक मियोसिस होती है, जो कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाने के लिए होती है। स्पोर को बनाने के लिए होती है और इसमें जिस सेल में म्यूसिस होती है उसे स्पोर मदर सेल कहते हैं। म्यूसिस के बाद स्पोर बनते हैं और स्पोर फिर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, और ये देखने मिलती है हमको सभी प्लांट्स में के, सभी प्लांट, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, हमको वहां पर स्पोरिक म्यूसिस देखने मिलती है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आते हैं हम एनिमल्स में, जहां हमको गैमेटिक मियोसिस देखने मिलती है। एनिमल्स में मियोसिस होगी तो गैमिट्स बनते हैं। गैमिट्स आर द टर्मिनल सेल, फिर वो डिवाइड नहीं करते। एक बार गैमिट बन गए फिर वो फ्यूज करते हैं। याद रखिए, स्पोर और गैमिट में एक फर्क है। स्पोर वो सेल है जो बनने के बाद डिवाइड करती है और कोई स्ट्रक्चर को बनाती है। गैमिट वो सेल है जो बनने के बाद सिर्फ फर्टिलाइजेशन भाग लेती है। गैमिट अपने बनने के बाद फिर और डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, गैमिट अपने बनने के बाद फिर और डिवाइड नहीं करते। दे आर टर्मिनल सेल, बनने के बाद सिर्फ वो फर्टिलाइजेशन करते हैं वो। ठीक है, जबकि स्पोर अपने बनने के बाद वो डिवाइड भी करते हैं वो। ये फर्क याद रखिएगा। ठीक है, बुक्स में लिखा नहीं होता है पर ये कॉमन कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो वहां पर हमें गैमिट का फॉर्मेशन देखने मिलता है, फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। ठीक है ना। तो याद रखिए, अब गैमिट का फॉर्मेशन क्या हमेशा मियोसिस से होता है? देखो बेटा, एनिमल्स के अंदर होती है गैमेटिक, एनिमल्स के अंदर होती है गैमेटिक म्यूसिस। तो गैमिट जो है वो सीधा मियोसाइट सेल डिवाइड करती है, सीधा गैमिट बनता है, मेल और फीमेल गैमिट बनता है। पर प्लांट्स में कहानी थोड़ी अलग है। प्लांट्स में मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फिर मेल गैमेटोफाइट चूंकि हैप्लॉइड होगा और हैप्लॉइड सेल में मियोसिस हो नहीं सकता है तो वो माइटोसिस करके गैमेट बनाएगा। तो गैमेट कैन बी ओरिजिनेटेड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ।
यदि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा और वो गैमिट को बनाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, गैमिट हैप्लॉइड होते हैं तो वो माइटोसिस से बनाएगा। ठीक है, तो ये फंडा दिमाग में डाल मत लेना गलती से, क्योंकि ये एग्जाम में गलती कराता है। गैमिट का फॉर्मेशन माइटोसिस से भी हो सकता है, मियोसिस से भी हो सकता है। माइटोसिस से गैमिट तब बनेगा जब मेन बॉडी या स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा बेटा। जब मेन बॉडी या स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है और सीधा गैमिट बन रहा है तो वहां पे म्यूसिस रोल प्ले करेगा। तो एनिमल में होती है गैमिटिक म्यूसिस और प्लांट में होती है स्पोरिक म्यूसिस। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनिमल किंगडम, वहां से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, अब गैमिट क्या होता है? गैमिट में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। गैमिट में जो है क्रोमोसोम का केवल एक सेट होता है, इसीलिए मदर से एक गैमिट आता है, फादर से एक गैमिट आता है, दोनों फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में जाइगोट में क्या होता है? दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक मेल गैमिट लेके आता है, एक फीमेल गैमिट लेके आता है। ठीक है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। गैमेट विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से बनते हैं जिनको हम मियोसाइट कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मियोसाइट कहते हैं। तो मियोसाइट वे सेल होती है जो मियोसिस में भाग लेती हैं। मियोसाइट वे सेल होती है जो मियोसिस में भाग लेती हैं। ठीक है, और मियोसिस की खास बात ये होती है कि ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करती है। और ऐसा ये क्यों करती है? क्योंकि देखो, सपोज करते हैं एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, मेल के पास मान लो मैंने कहा 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम है, फीमेल में 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम है। यदि ये माइटोसिस से गैमेट बनाएंगे, यदि ये माइटोसिस से गैमेट बनाएंगे तो गैमेट में हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर बढ़ता रहेगा। तो क्या परिणाम निकलेगा इसका कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर बढ़ता रहेगा। तो इस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने के लिए हमें आधा करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? म्यूसिस करते हैं। 2n46 म्यूसिस हुआ, 23 क्रोमोसोम एक गैमेट में, 2n46 23 क्रोमोसोम एक गैमेट में। ठीक है, फर्टिलाइज हुआ तो कितने हो गए? 46 हो गए। तो मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखना किसका काम है? मियोसिस का काम है और फर्टिलाइजेशन काम है। मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को 2n से n करता है और फर्टिलाइजेशन 2n को मिला के 2n करता है वापस से। जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कौन कर रहा है बेटे? कौन कर रहा है? मियोसिस 2n को n कर देगा, फर्टिलाइजेशन n और n के मिलने पर 2n कर देगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन एस्टेब्लिश कौन रखता है? मियोसिस। पर एक ऑर्गेनिज्म में जाइगोट था, डिवाइड हुआ, एम्ब्रियो बना, पूरा ऑर्गेनिज्म बना, तो हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कौन रखता है? माइटोसिस। एक जीव में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रख के सिमिलर टाइप ऑफ सेल को बनाने का काम माइटोसिस का है, लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने का काम है म्यूसिस का और फर्टिलाइजेशन का। क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन मेंटेन क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, अब मियोसिस का की फीचर क्या होता है? याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मियोसिस का की फीचर ये होता है कि इसमें न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है। यानी यहां पर आपको कैरियोकाइनेसिस मतलब बोले तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस 2 बार होता है बेटा। ठीक है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट में और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड में। ठीक है, 2 बार होता है। अब 2 बार क्यों होता है इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, यानी यहां पर मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है और 2 बार सेल डिवीजन होता है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ठीक है, इसमें इसको हम म्यूसिस में 2 डिवीजन इन्वॉल्व है, क्योंकि 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, 2 बार साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर 2 डिवीजन इंक्लूड होते हैं, म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड के। पर याद रखना, यहां पर डीएनए केवल एक ही बार डुप्लीकेट होता है, डीएनए का केवल एक साइकिल ऑफ रिप्लिकेशन होता है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। ठीक है ना, मियोसिस के पहले, मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि मियोसिस की शुरुआत होती है तो मियोसिस फर्स्ट पहले होगा, तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होता है मियोसिस फर्स्ट के पहले। मतलब यह हुआ कि मियोसिस फर्स्ट
और मियोसिस सेकंड के बीच में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ, अब ऐसा क्यों होता है इस पर हम आगे बात करेंगे कि अब हमने इतना कहा कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है, केवल और केवल मियोसिस फर्स्ट के पहले डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो मतलब न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म 2 बार डिवाइड किया, पर डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एस फेज के बाद इनिशिएट होगी और कोई भी एस फेज मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब ये बात हम समझे यहां पे, है ना? तो कुछ पॉइंट हमको यहां पर मिले बेटा। अब हम आते हैं कि याद रखिए मियोसिस में कुछ यूनिक घटनाएं घटती हैं, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट घटते हैं जिनका संबंध है मियोसिस से। ठीक है, अब वो हमें याद रखने, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कि मियोसिस को हमने क्या किया। हमने कहा 2 बड़े इवेंट घटते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड को भी हम 4 हिस्सों में बांटते हैं बेटा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। बिल्कुल माइटोसिस के समान है, पर यहां फर्स्ट में फर्स्ट लगा दिया, सेकंड में सेकंड लगा दिया। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि पूरी मियोसिस की, ध्यान से बात सुना, पूरी मियोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? पूरी मियोसिस की सबसे लंबी अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं यहां पे, यानी मियोसिस की पूरी मियोसिस, यानी फर्स्ट और सेकंड को मिला लो तो सबसे बड़ी घटना जो है, वो सबसे बड़ा इवेंट या सबसे बड़ा फेज जो है वो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है। यानी पूरी मियोसिस में सबसे बड़ा होता है प्रोफेज फर्स्ट। क्यों ऐसा होता है? ये वो इवेंट, यहां पे कई बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट घटते हैं, जैसे कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या भला है, क्या चीज है, चलो आगे बात करते हैं। तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम का पैरिंग होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हमको प्रोफेज फर्स्ट के अंदर देखने मिलते हैं। हम इन इवेंट की बात करेंगे जब प्रोफेज फर्स्ट को पढ़ेंगे। अभी हम इतना समझ गए हैं कि पूरी मियोसिस में सबसे लंबी फेज है प्रोफेज फर्स्ट, और ऐसा इसलिए है कि कई बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर घटते हैं प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, फिर परिणाम क्या मिलता है हमें मियोसिस का? जब मियोसिस कंप्लीट होती है तो हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलती है, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलती है। ठीक है, अब यहां पे कुछ चीजें नोट कर लो बेटा यहां पे। ठीक है, ठीक है, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तुम लिख लेना बेटा इसको, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, हम आगे वाला एक चैप्टर कनेक्ट कर रहे हैं। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कुछ क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस होता है, उससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है ना? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, याद रखना के। क्लियर? 1 मेगा स्पोर मदर सेल, उसमें हुआ बेटा मियोसिस, तो 1 मेगास्पोर बनता है। ऐसा इसलिए होता है कि बनते तो 4 है, पर 3 डीजनरेट कर जाते हैं, 3 मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जो डीजनरेट कर जाते हैं उन्हें हम काउंट नहीं करते, जो डीजनरेट कर गए उन्हें हम काउंट नहीं करते। तो यहां पर 1 मेगास्पोर मदर सेल से 1 मेगास्पोर बनता है। ठीक है, ठीक। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर, for the formation of n number of microspore, meiosis occur n/4 time. meiosis पूरा लिखना तुम के, for the formation of n number of microspore, meiosis takes place n/4 time. meiosis n/4 time होती है। ठीक है, for the formation of n number of megaspore, for the formation of n number of megaspore, meiosis occurs n टाइम। 100 मेगास्पोर बनाने तो 100 बार होगी मियोसिस। ठीक है ना? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ मेगास्पोर, मियोसिस टेक्स प्लेस n टाइम। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ सीड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ सीड, ठीक है, या एम्ब्रियो। ठीक है ना? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ सीड एंड एम्ब्रियो, आपको क्या चाहिए? आपको एक सीड या एक एम्ब्रियो बनाने के लिए आपको 1 मेगास्पोर चाहिए पड़ेगा, 1 माइक्रोस्पोर चाहिए पड़ेगा। तो आपको 1 मेगास्पोर चाहिए और 1 माइक्रोस्पोर चाहिए, मतलब n + n/4 टाइम।
याद रखना फॉर्मूला, ठीक है ना। तो कोई पूछता है आपसे 100 गेहूं के बीज बनाने के लिए 100 गेहूं के सीड बनाने के लिए कितनी बार होगा मियोसिस, तो 100 + 100/4 125 बार होगा। कोई पूछता है आपसे कि 100 कॉर्न एम्ब्रियो बनाने के लिए कितनी बार होगा मियोसिस, तो आप बोलोगे 100 + 100/4 125 बार होगा। क्लियर, समझ गए बात को। चलिए, मियोसिस को हमने 2 इवेंट बांटा है, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट को हमने प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट में बांटा हमने 4 स्टेज में, ठीक है। याद रखिए प्रोफेज फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक क्वेश्चन जो मियोसिस में आता है बेटा प्रोफेज फर्स्ट से आता है और एनाफेज सेकंड से आता है। एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड से आता है, ठीक है। यानी 3 पोर्शन ऐसे हैं जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गर होती है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है। मोर कॉम्प्लेक्स इसलिए होती है कि इसमें 5 सब फेज होती है। हम कैसे याद रखें इस 5 सब फेज को, मतलब मैंने इन्हें याद रखने के लिए एक फॉर्मूला याद रखा, LZPD²। ये मेरा याद रखने का तरीका, तुम कुछ भी कोड बना सकते हो उसका, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब है ना, अब जैसे कुछ किसी बच्चे ने एक बार कोड बनाया, मेरे को भेजा उसने कि सर मैंने कोड बनाया है इसका। मैंने कहा क्या कोड बनाया, बोला ले जा पढ़ डर डरा, डरो डरा। अब मैं बोला भाई तेरी मर्जी भैया बना ले जा पढ़ डर डरा, ठीक है, याद हो गया उसको। मेरे को फार्मूले अच्छे लगते हैं तो मैंने LZPD का। तो न्यूमोनिक के फेयर में मत पढ़ा करो, उठ के। कई बच्चे बोलते सर आपने ट्रिक नहीं बताई, बसंती घोड़ा लेके जा रही थी, मैं पीछे पीछे जा रहा था, बसंती आगे गिर पड़ी, फिर अरे भैया यार ये तो सब तुम अपने मन से बना लो ना यार, वो तो न्यूमोनिक क्या होता है के माय ब्यूटीफुल टीचर शो मी स्टार। दादा तुम्हारी मर्जी है यार, ठीक है, जो तुम्हें बनाना हो। हमको नहीं जमता, हमको फॉर्मूले याद आते हैं। LZPD² याद रखा हमने, लेप्टोटीन जाइगोटिन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस एंड लेप्टोटीन जाइगोटिन पैकाइटिन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। क्या, लेप्टोटीन जाइगोटिन पैकाइटिन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, LZPD²। तुमने याद कर लिया ले जा पढ़ डर डरा, तो तुम्हारी मर्जी भाई, कर लो याद ऐसे इसको, है ना। पर सीक्वेंस ना भूलने का बेटा, सीक्वेंस मत भूलना है इसका, ठीक है। लेप्टोटीन जाइगोटिन पैकाइटिन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो 5 सब फेजेस में होती है क्रोमोसोमल। अब किसके आधार पे, क्रोमोसोम के व्यवहार के आधार पर। एंड दिस इज द क्वेश्चन जो निकाला है एंटी ने छिपके, बहुत दिमाग लगाया, मंगल ग्रह पर जाकर बैठे और फिर क्वेश्चन निकाल के लाए कि क्या ऐसा पूछूं बच्चों से कि बच्चे कंफ्यूज कर जाए। छुपा हुआ पॉइंट पूछो एनसीईआरटी से कि भैया प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब फेज में किसके आधार पर बांटा गया है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का बिहेवियर। बोलेंगे लिखा है बिहेवियर, देखो साफ साफ लिखा है, तुमको पूछा हमने, तुमने क्यों नहीं बताया, तुम्हारी गलती 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 गलती, ठीक है, वैसा बोल देंगे फिर बाद में, ठीक है ना। तो लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटिन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस बेटा, ठीक है। लेप्टा का मतलब होता है धागे के समान, लेप्टा बोले तो धागे के समान, ठीक है ना, ठीक है, धागे के समान। यानी एक ऐसी अवस्था जब क्रोमोसोम जो है वो दिखाई पड़ते पतले धागे के समान और धीमे धीमे अपने आप को कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं, उसे लेप्टोटीन स्टेज कहते हैं। तो जब आप लाइट माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप क्रोमोसोम को देखते हो तो क्रोमोसोम पतले धागे के समान, थिन थ्रेड लाइक के, हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं थिन थ्रेड लाइक, पतले धागे के समान दिखाई पड़ते हैं जो क्वाइलिंग कर रहे होते हैं, और इस क्वाइलिंग को पैरानेमिक क्वाइलिंग कहते हैं, ठीक है। जो क्वाइलिंग करते हैं उसके लिए, ये भी ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा गया है, तो नाम याद रखो, डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, नाम याद रखो। जो क्वाइलिंग हमको लेप्टोटीन अवस्था में दिखाई पड़ती है उसे हम पैरानेमिक क्वाइलिंग कहते हैं, ठीक है ना, कॉम्पैक्टेशन कर रहे होते हैं। फिर आते हैं हम जाइगोटीन में। जाइगो मतलब होता है जोड़ा, जाइगो वर्ड का मतलब होता है बेटा जोड़ा, पेयर, ठीक है, मतलब यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ा बनाएंगे। अब कोई पूछता है कि सर हमें तो कभी आज तक जिंदगी में समझ में नहीं आया कि होमोलोगस का मतलब क्या। अरे भाई देखो,
क्रोमोसोम का एक सेट आया मदर से, एक फादर से आया, है ना, ठीक है। फादर से क्रोमोसोम नंबर 1 आया, मदर से क्रोमोसोम नंबर 1 आया, ठीक है। आंखों के रंग का जीन मान लिया हमने, मदर का जीन का आंखों के रंग का जीन है ये, ठीक है, मान लिया हमने। आई कलर, सब समझने के लिए वो एग्जांपल है, ठीक है। फिर हमने कहा यहां पे दूसरा जीन क्या है, किस चीज का जीन है, हमने मान लिया ये कि हमने कहा ये है हेयर शेप का, कि बाल कर्ली होंगे, सीधे होंगे, मान लिया, ठीक है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 पर समान स्थान पर समान प्रकार के कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये आया है फादर से, माना हमने कहा ये फादर से आया है। सुनो बेटा, ध्यान से बात है ना, इधर उधर मत देखो, पेन मुंह से बाहर निकालो, एक तो पेन मुंह से बाहर निकालो और खिड़की से बाहर देखना बंद करो, ठीक है। टिनिंग टिनिंग मालूम चल जाता है, ठीक है। तो समझो बात को। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने कहा कि समान क्रोमोसोम पर समान स्थान पर समान प्रकार के कैरेक्टर के जीन पाए जाते हैं, ऐसे क्रोमोसोम एक जोड़ा बनाते हैं, इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं इन्हें हम, ठीक है। यह बात अलग है कि हो सकता है कि ये वाला जीन डोमिनेंट जीन हो, ये हो सकता है कि दिस इज द डोमिनेंट जीन। अब वहां जेनेटिक्स आ गई, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो आंखों कलर मां के समान हो गया। हो सकता है ये वाला जीन फादर का डोमिनेंट जीन हो, तो बालों का शेप फादर के समान हो गया। तो जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा वो इस पर निर्भर करता है कि एक जोड़े का कौन सा जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे को दबा देता है, उस पर निर्भर करता है। जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट जीन है, जो नहीं कर पाएगा वो रेसेसिव जीन है बेटा, है ना, क्लियर। तो अभी हम एक बात समझे यहां पे कि होमोलोगस क्रोमोसोम समान स्थान पर समान प्रकार के बायोकेमिकल कैरेक्टर्स को रखते हैं, समान प्रकार के जीन को रखते हैं वो, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वे अपना जोड़ा बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं, और इस पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनेप्सिस कहते हैं, इसको सिंडेसिस भी कहते हैं, इसको सिनेप्सिस भी कहते हैं बेटा, और सिंडेसिस भी कहते हैं। तो याद रखना, यही याद कर लो, बिल्कुल मत भूलना कि सिनेप्सिस की घटना कब घटती है बेटा, जाइगोटीन में। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ा बनाते हैं, उसे सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमेयर है, ठीक है। ये लेटरल डीएनए के कुछ छल्ले बाहर निकलते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस तो हो रहा है पर कुछ डीएनए थोड़ा सा बाहर निकल जाता है इसमें, और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जिप के समान ऐसा दिखाई पड़ता है कि पूरा लेटरल एक्सेस पूरा पेयर हो गया, ठीक है। हमें ये जोड़े में ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक जोड़ा दिखाई पड़ता है, और इसी जोड़े को क्या बोलते हैं बेटा, इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाईवैलेंट, इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाईवैलेंट वर्ड का यूज करते हैं, इसी को हम बाईवैलेंट कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम बाईवैलेंट कहते हैं, इसे हम, इसके लिए हम बाईवैलेंट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, बिल्कुल मत भूलना बेटा, ये एग्जाम के सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। अब तुम में से कई लोग एक बड़ी गलती करते हैं, सर कुछ अद्भुत पढ़ा दो, ऐसा कुछ अजीब सा। अरे बेटा वो एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट तुमको बोल रहा है ना कुछ अजीब सा आएगा, कुछ बड़ा भयंकर सा आएगा, तो वो गलत बोल रहा है, वो अपने मार्केटिंग प्रोपेगेंडा के लिए आपको बता रहा है, इसलिए उसमें मत पढ़ना कभी, ठीक है। डोंट गेट इन ट्रैप ऑफ द मार्केटिंग, ठीक है। इफ यू गेट ट्रैप्ड इन द मार्केटिंग तो आप बन जाते हो, वो बोलते हैं ना क्या, पपेट उनके, वो मत बनिए। एनालाइज दी पेपर कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। 80 से 85% क्वेश्चन बिल्कुल एवरेज लेवल के होते हैं। आपने ठीक से सिलेबस कवर किया है, ठीक से पढ़ा है, मैं बोल रहा हूं वैसा पढ़ते जाओगे तो सिर्फ क्रैश कोर्स से आप उन क्वेश्चन को सही करके आओगे। मैं मान लेता हूं कि 5% क्वेश्चन टॉपर्स के लिए हैं, 10% क्वेश्चन टॉपर्स के लिए हैं, तो ठीक है ना भाई। यदि क्रैश कोर्स पढ़कर हम यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट को पा लिए तो हम ही टॉपर हैं भाई, तब हम ही टॉपर हैं। कैसे, क्या हुआ, एक बार की बात है कि मैं एक रिजॉर्ट में कहीं रुका था, हम्पी की बात है, हम्पी साउथ में एक जगह है, वहां पे एक रिजॉर्ट था, उसमें मैं स्टे किया हुआ था। तो रिजॉर्ट में एक जो है वो एक प्ले रूम था वहां पे। तो बच्चे बोले कि हमें टेबल टेनिस खेलना है, तो टेबल टेनिस खेलने चले गए ना, और वहां पर कोई एक चेस भी रखा हुआ था। तो वहां पे कोई एक व्यक्ति थे,
वो चेस खेल रहे थे अकेले। अब मैंने कहा कि भाई अकेला चेस खेलने का क्या मतलब, मैं जाके जुड़ता हूं उनसे, बोलता हूं मैं भी साथ जाके चेस खेलूंगा। तो मैंने पूछा उससे, जो होटल में का जो व्यक्ति खड़ा होता है प्ले रूम में, केयर टेकर होता है, कि इनसे पूछोगे आके कि मैं क्या आपसे कोई ज्वाइन कर सकता है, एक ही चेस था यहाँ पे खेलने के लिए। तो बोला सर ही इज द चैंपियन, वो इंडिया के नेशनल लेवल के चेस प्लेयर हैं। वो नाम नहीं बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि नाम बताने से सामने वाला व्यक्ति बोलेगा उसका मैं यूज कर रहा हूं नाम का, वो घटना घटी, उसको हो सकता बुरा लग जाए के। तो वो इंडिया लेवल के चेस प्लेयर हैं। वो यहां आए हुए हैं वो देखने के लिए, हम्पी का कोना, पता नहीं, जो हम्पी में हम लोग गए थे ना, तो 50 रुपए के या 20 रुपए के नोट पे छपा होता है पीछे के, तो वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो देखने आए हुए हैं वो भी। ठीक है, देख के लगा कि यार हाँ आदमी तो बड़ा दिख रहा है वो। ठीक है, मतलब अरे बड़े आदमी के चेहरे पर चमकता भाई है ना, ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो अपन ने तो उसने जाके पूछा, उसने कहा यस श्योर ज्वाइन मी। एंड मुझे बोला उसने ज्वाइन मी एंड सर्वाइव फॉर 5 मिनट्स। अपन ने कहा यार गजब बेइज्जती है यार, सर्वाइव फॉर 5 मिनट। अरे जीतने हारने की तो बात ही नहीं कर रहा आदमी, वो बोल रहा है कि 5 मिनट सर्वाइव करके दिखा चल। अपन ने कहा चलो ठीक है, हारेंगे तो नेशनल लेवल के आदमी हारेंगे, तो मन में कोई गिल्टी भी नहीं। अपन खेलना शुरू किए चेस, ऐसा थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत दिमाग भगवान ने अपने को भी दिया, खेलना शुरू किए। अपन समझ गए कि ये चैंपियन आदमी, इसकी हर चाल को ध्यान से देखना है, सब्र के साथ चलना चाल। और अपना फोकस जीतने पे था ही नहीं, अपना फोकस था कि इस आदमी से बचना कैसे बचना है, कि इसको जो है वो 5 मिनट का जो इसने इतने अहंकार से बोला है ना, इसका जवाब देना है। शुरू हुआ, चलते रहे चाल, वो अपना दिमाग लगाता रहा। अपन भी कभी कभी मोबाइल में कंप्यूटर के खिलाफ खेले हुए थे, तो अपने को मालूम था कंप्यूटर का कैसे हराना है। एक आध दो बार तो हराया अपन ने भी। अपन ने लगे रहे 5 मिनट गुजर गया, 10 मिनट गुजर गया, 15 मिनट गुजर गया, 20 मिनट गुजर गया, 25 मिनट गुजर गया, आधे घंटे के बाद वो हरा पाया, चेकमेट। वो खुश था कि हरा दिया? मैं खुश था कि बेटा 5 मिनट बोल के 30 मिनट खिलवाया तरह से, तू 5 मिनट तो हरा नहीं सकता हमको। हारा भी इसलिए होगा तू प्रोफेशनल है। और अपन डॉक्टर, टीचर, बच्चों के पिताजी, बीबी के पति, बहुत सारे काम करने पड़ते यार। तो अपन तो इसलिए अपन ने मानना कि चलो ठीक है, हार गए तो हार गए, है ना। अब तुम बताओ सोच के, क्या मेरी जीत नहीं थी उस हार में भी? यस, उस हार के अंदर भी मेरी जीत थी। नेशनल लेवल चैंपियन के साथ में 30 मिनट तक गेम खेला और उसको हराने के लिए सारे दांव लगा दिए उसने, तब जाके मैं हारा। तो इसका मतलब वो मेरी जीत थी। नॉन प्रोफेशनल, कभी ना खेलने वाला, चेस सालों बाद हाथ लगाने वाला ऐसा आदमी टिक भी गया ना मैदान में, तो वो विनर के समान है। तो इसलिए बेटा, जो क्रेश कोर्स से तैयारी कर रहे हैं ना, यदि मेडिकल कॉलेज की सीट तक पहुंच गए, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट उठा ली है हमने, बस हम चैंपियन है यार। समझ गए ना बात को? ये साइकोलॉजी दिमाग में रखो। मैं समझाता हूं, मैं कुछ बातें मैं बोलूंगा आपसे, बाकी टीचर नहीं बोलेंगे। उनका काम पढ़ाया अपना बता तो के चले जाएंगे, पर मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे सपने के लिए तुम्हें लड़ना है बेटा, हजारों बच्चे सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो लौट के आते वापस के, बातों में मत लगाया करो यार, ठीक है। पहला बोलते को तो बातों में लगाने का नाम हमारा ले देते, ठीक है। तो अभी बताओ, जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का पैरिंग होता है। उस पैरिंग को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। और जब कभी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पूरा लेटरल एक्सिस हमको जो है पेयर्ड दिखाई पड़ता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और पेयर्ड क्रोमोसोम को हम बाइवैलेंट कहते हैं, और कई लोग इसको टेट्राड भी कहते हैं। टेट्राड इसलिए कहते हैं कि इसमें वास्तव में हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। आप बोलोगे हमको दिख तो नहीं रहा, एक बेटा पीछे की ओर छिपा हुआ है, एक क्रोमेटिड पीछे की ओर छिपा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको कितनी फिंगर दिखाई पड़ रही? एक फिंगर है, मैं एक फिंगर दिखाई पड़ रही। जब मैं टर्न करूंगा तो आपको 2 दिखाई पड़ रही फिंगर, है ना, ठीक है। ये एक फिंगर है, देखो एक, मैंने कहा आपसे एक फिंगर है, ठीक है, 2, ठीक है, ऐसा दिखाई पड़। तो मैंने कहा कि छिपा तो हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा अभी आपके। तो हमको जाइगोटी में बाइवलेंट दिखाई पड़ता है। टेट्राड अवस्था बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है कब हमको? ये दिखाई पड़ती है हमको कब? पैकाइटीन में, ठीक है, क्लियर। तो जोड़ा,
जायगोट का मतलब जायगोटीन का, जायगो मतलब जोड़ा, जोड़ा दिख में मतलब देखो नाम से याद है, रटना भी नहीं पड़ेगा। जायगोटीन, जायगो मतलब पेयर या जोड़ा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा हमको दिखाई पड़ता है कहां, जायगोटीन में। सिनेप्सिस सिंथेसिस की घटना होती है, ठीक है। टेट्राड हमें क्लियरली दिखाई पड़ता है पैकाइटिन में। पैकाइट का मतलब होता है, पैकी का मतलब होता है थिक, पैकी का मतलब होता है थिक, मोटा, ठीक है। अभी क्रोमोसोम थोड़ा और कंडेंस हो गया है और अब यहां पर हमको क्या हो गया, अब यहां पर बाइवेलेंट हमको कैसा दिखाई पड़ रहा है, हमने कहा हमको यहां पर बाइवेलेंट ऐसा दिखाई पड़ेगा। छोटा कैसे हो गया, आप बोलोगे अरे बेटा कंडेंस हो गया तो छोटा हो गया, कंडेंस हो गया तो छोटा हो गया है। ये पेड़ वाला हिस्सा है इसका और ये छिपा हुआ थ्रेड दिखने लगा हमको, दिख रहा है, ये है बेटा टेट्राड, दिस इज टेट्राड, दिस इज टेट्राड। अब बताओ मेरे को, तुम खुद देखो, देखो अपना दिमाग लगाओ बेटा के, बताओ टेट्राड जो है उसमें कितने क्रोमेटिड दिखाई पड़ रहे हैं। टेट्राड में हमें दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4, टेट्राड में कितने क्रोमेटिड दिखाई पड़ रहे हैं, 4 क्रोमेटिड दिखाई पड़ रहे हैं। टेट्राड में कितने सेंट्रोमेर दिखाई पड़ रहे हैं, 1 और 2, 2 सेंट्रोमेर दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब टेट्राड में 2 सेंट्रोमेर होते हैं, 4 क्रोमेटिड होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। पैकाइटिन इज लॉन्गर देन लेप्टोटिन एंड जाइगोटिन, उससे लंबी अवस्था होती है। पैकाइटिन अवस्था जो है वो बेटा जो है वो लेप्टोटिन जाइगोटिन से लंबी अवस्था होती है। पैकाइटिन में हमको बाइवेलेंट क्रोमोसोम साफ साफ टेट्राड के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और पैकाइटिन अवस्था में हमको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई पड़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब है ऐसे पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर आगे क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब है कि जो डीएनए के धागे जुड़े उलझे हुए थे, जिन्होंने पैरिंग किया था, वो धागे वाले हिस्से पे हमको तनाव दिखाई पड़ता है और वहां पर क्रोमोसोम टूट जाता है और टूटकर हिस्से आपस में बदल जाते हैं, उसे ही हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि ये है पैकाइटिन अवस्था का टेट्राड। एक क्रोमेटिड ये हो गया बेटा इसका, दूसरा क्रोमेटिड इसका ये हो गया, इसके ये धागे हैं इसे, ठीक है। सामने वाला पेयर्ड क्रोमोसोम, इसके धागे इससे उलझे हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा कि जब पैकाइटिन स्टेज से आगे बढ़ रहे होते हैं तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम की पैरिंग खुलना भी शुरू होती है। मतलब जो पैरिंग हो चुकी थी वो अब ओपन भी, मतलब हटेगी, वो पैरिंग को हम जो है वो अब बंद करना शुरू करेंगे उसको हम, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर क्रोमोसोम के हिस्से, जहां पर क्रोमोसोम के हिस्से जो है वो टूट जाते हैं और आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। इस घटना को बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और जहां जिस पॉइंट पर ये हो रहा है वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, होमोलोगस, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर और जो बोल रहा है उसको रिलेट करो। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। क्रॉसिंग ओवर 4 स्ट्रैंड स्टेज में होता है, 4 तंतु दिखाई पड़ रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, 4 स्ट्रैंड स्टेज में होता है, 4 तंतु अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर टेट्राड में दिखाई पड़ता है, क्रॉसिंग ओवर 4 स्ट्रैंड स्टेज में होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में होता है, क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम के आमने सामने वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, देखो बेटा ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड और ये आमने सामने वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के आमने सामने वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रोमोसोम के खंडों का आपस में विनिमय होता है। सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज विद ईच अदर, यानी ग्रीन वाला येलो के पास चला गया, येलो वाला ग्रीन के पास आ गया, क्रोमोसोम खंडों का आदान प्रदान होता है, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। इसे ही गुणसूत्र विनिमय कहते हैं हम, ठीक है ना। और इससे एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है कि ग्रीन में येलो वाला पार्ट आके जुड़ गया और येलो वाले में ग्रीन वाला पार्ट आके जुड़ गया और उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इस घटना में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं, क्लियर। चलिए, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वे जगह है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम के आमने सामने वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रोमोसोम खंडों का आपस में विनिमय होता है, रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर एंजाइमों के माध्यम से होने वाली प्रक्रिया है। किसने बताया था इसको, स्टर्न एंड हॉट्टा, प्रूव्ड बाय स्टर्न एंड हॉट्टा ने बताया था। और ये एंजाइम है रिकॉम्बिनेज, ठीक है।
रिकॉम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट कब होता है? पैकाइटिन अवस्था की आखिर में, इसको हम कंप्लीट मान लेते हैं कि पैकाइटिन अवस्था के अंत में क्रोमोसोम जो है उनकी पैरिंग जो है ऑलमोस्ट खुल चुकी होती है, केवल वे उस जगह पर जुड़े होते हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है। और ये जब ऐसा होता है तब हम मान लेते हैं कि डिप्लोटिन की शुरुआत हो चुकी है। मतलब क्रॉसिंग ओवर के जो पैकाइटिन के एंड में क्रोमोसोम जो है केवल क्रॉसिंग ओवर वाली जगह पर जुड़े होते हैं और ये बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ठीक है, मतलब इसमें ऐसा बनाया हमने यहां पे। ये क्या था? ये एक्सचेंज वाला हिस्सा है। ठीक है, क्या हुआ बेटा? देखो गौर से देखो, ठीक है, क्या देखा हमने? हमने कहा कि देयर इज ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप क्या देख रहे हो, येलो वाले में ग्रीन वाला हिस्सा जुड़ गया है। ठीक है, ग्रीन वाले में येलो वाला हिस्सा जुड़ गया है। देखो आप ध्यान से इस हिस्से को देखो ध्यान से, तो ये क्या हो गया? ये आपको एक्स के समान दिखाई पड़ रहा है। ये वो कांटेक्ट पॉइंट है, ये वो जगह जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, इस एक्स शेप पॉइंट को यदि हम इसको मैग्नीफाई करके देखें, इस पॉइंट को मैग्नीफाई करके देखें तो हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा। इस एक्स शेप पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ये मैग्नीफाई करके देखा हमने इसको। किसको बेटा? देखो ध्यान से इमेज को। अरे तुम बनाते चलो साथ में डायग्राम, तुम साथ में डायग्राम बनाते चलो, मजा आएगा। ठीक है, तो ये क्या बोला इसको बेटा? इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोला हमने? इसको बोला हमने क्याजमेटा बोला हमने। क्याजमेटा एक्स के समान स्ट्रक्चर होते हैं। ये वो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर ऑलरेडी हो चुका होता है। और क्याजमेटा हमको दिखाई पड़ते हैं डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। डिप्लोटीन अवस्था में हमको ये दिखाई पड़ते हैं। डिप्लो मतलब दो धागे के, दो धागे वाली अवस्था में हमको ये दिखाई पड़ते हैं, दो धागे जो जुड़े हैं आपस में। ठीक है ना? चलिए, The beginning of diplotin recognized by the dissolution of the synaptonemal complex। देखो हमने नहीं बना जोड़ा था, पैरिंग खुल चुकी थी, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट कर चुका होता है। बाइवेलेंट एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं, केवल उस जगह पे जुड़े होते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है और वो जगह एक्स के समान दिखाई पड़ती है, उसे क्याजमेटा कहते हैं। 2022 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस जगह को क्याजमेटा कहते हैं। 2022 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना बेटा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ पढ़ने में? ऐसा वाला लाइक करो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अरे देखो तुम ऐप जब देखो, तुम YouTube पर वीडियो लाइक करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए? लेकिन जब तुम प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, बायोमेंटर्स के सिस्टम पे, ऐप पे पढ़ रहे हो ना, जब तुम लाइक करते हो तो दिल को अच्छा लगता है। यस, लाइक लाइक। सब्सक्राइबर तो कॉलम ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फीस देके बच्चा पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो लाइक करते हो तो मालूम चलता है कि हाँ कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, किसको अच्छा लगा, कमेंट भी क्या करो उसमें बेटा। ठीक है, वो सब सिस्टम है अपना, ये बाहर कहीं नहीं जाता, ये बायोमेंटर्स के अंदर ही जाता है पूरा सिस्टम है। ठीक है, हमारा अपना इंटरनल डेवलप किया सिस्टम है यार। हमने अपना यूट्यूब बना लिया, हमने अपना यूट्यूब बना लिया। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, पूरा हम लोग क्रिएट किया इसको। बहुत मेहनत करती है हमारी टेक्निकल टीम, बहुत मेहनत करती है। ठीक है, बायोमेंटर्स के ऐप के बारे में एक दिन हम लोग ऐसे ही, हमारे सीए ने ऑडिट किया, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट किया और बताया कि सर बायोमेंटर्स का ऐप आपको पता है कितने का है? मैंने कहा नहीं, 1.5 करोड़ रुपए का सिर्फ ऐप है आपका। मैंने कहा सच में? बोला कहा हाँ सर, जितने दिन से काम कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, इतना सब कुछ हो रहा है उसमें, तो मोर देन 1.5 करोड़ रुपए का एप्लीकेशन अकेला है बायोमेंटर्स का। मैंने कहा वाह, ऐसा भी होता है। ठीक है, खैर अरे तो इसलिए लाइक कर दिया करो यार, है ना? ठीक है, ठीक। तो मेरे को नहीं, मेरे बाकी टीचर्स को, उन्हें अच्छा लगता है। तुम मुझे देखो, मेरा तुम्हारा प्यार अलग तरह का है। तुम ना भी करोगे तो मुझे मालूम है मेरा बच्चा है, उसके दिल में रहता हूं मैं। पर बाकी टीचर जो पढ़ाएंगे ना, उनको भी लाइक करना, तो अच्छा लगता है बेटा उनको दे फील गुड अबाउट इट। एंड व्हेनेवर ये वैसा वाले बात है कि तुमने कुछ बोला कि गुड मॉर्निंग सर, तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप, है ना? इतना बोल के मैं आगे निकल गया, तुमको अच्छा लगा। तुमने मुझे कुछ पानी का एक ग्लास ला के दिया, मैं तुम्हारे घर गया, थैंक यू बेटा, अच्छा लगा सुन के। तुमने मैसेज किया कोई, थैंक यू बेटा, तुम्हें अच्छा लगा जब सर ने जवाब दिया, है ना बेटा? तो वो एक मतलब कहने का तो अच्छा लगता, तो अच्छा लगता है बस। ठीक है, तो कर दिया करो कभी कभी। ठीक है, अभी लौट के आते हैं वापस। हैं
टिंग वापस। तो क्याजमेटा क्या होता है याद रखना बेटा, ठीक है, डिप्लोटिन में दिखाई पड़ता है ना। तो जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं ना इनको बिल्कुल बेटा दिल में बैठा लो। तुम ये मत सोचना इसके बाद में याद करूंगा रटूंगा, नहीं, क्लास में याद करना, ठीक है। फिर एमसीक्यू वाला लेक्चर देखना है, डीपीएस लगाना है, ठीक है, मेहनत करना है। और जो क्वेश्चन डीपीएस में नहीं बनता ना, नीचे वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक दे रखा, क्लिक करो उसको देखो, ठीक है ना बेटा। अधिकांश क्वेश्चन में दे रखा, कुछ में नहीं होगा तो डलवा दूंगा मैं, चिंता नहीं करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिप्लोटीन मियोसिस की सबसे लंबी सब फेज है। पूरी मियोसिस में सबसे लंबा प्रोफेज फर्स्ट, पूरी मियोसिस में सबसे लंबा प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में सबसे लंबा है डिप्लोटीन, ठीक है। वर्टिब्रेट की oocytes डिप्लोटीन अवस्था में कई महीनों और सालों तक रह सकती है, ठीक है। सेवरल मंथ और ईयर तक एक सेल अपने आप को डिप्लोटीन में अरेस्ट करके रख सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है फेज बेटा डाइकाइनेसिस, प्रोफेज फर्स्ट में ही चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। डाइकाइनेसिस ये प्रोफेज फर्स्ट की फाइनल फेज होती है, और इसमें क्याजमेटा टर्मिनल सिरे की ओर रिमूव करते हैं। मतलब ये होता है, क्या मतलब हुआ इसका टर्मिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये है क्याजमेटा, ये एक्स शेप का क्याजमेटा है, ध्यान से देखो, ये एक्स शेप का क्याजमेटा है, ये सिरे पे धीमे धीमे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और क्रोमोसोम अलग अलग हो गया। ये देखो, ये है टर्मिनल सिरे की ओर मूव कर रहा है ना, यानी क्याजमेटा का कांटेक्ट पॉइंट सिरे की ओर मूव करता है और क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज द टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। तो टर्मिनलाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रोमोसोम कंप्लीटली दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, फुली कंडेंस हो जाते हैं। माइटोटिक स्पिंडल दिखाई देने लगते हैं, अरेंज होना शुरू होते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब शुरुआत होने वाली है मेटाफेज फर्स्ट की, ठीक है ना। न्यूक्लियस गायब हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है। डाइकाइनेसिस के बाद मेटाफेज फर्स्ट की शुरुआत होती है, इट इज द इट रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज फर्स्ट। कर लो आगे फर्स्ट, नोट्स में आगे फर्स्ट कर लो, मेटाफेज फर्स्ट के, ये मेटाफेज फर्स्ट की शुरुआत होती है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, कोई भी मेटाफेज हो उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बनता है। चलो हम बना लेते हैं, हमने कहा ये सेंट्रियोल है, एस्टर रेस है ना, एस्टर्स दिखाई, एस्टर रेस, ठीक है। कंटिन्यूस फाइबर, इक्वेटर, ये हो गया माइटोटिक पोल। बनाते जाओ बेटा साथ में, है ना, बनाते जाओ, ठीक है। मैं अकेला थोड़ी ना एग्जाम देने वाला हूं, मतलब मैं तो एग्जाम देने ही नहीं वाला हूं, तुम ही एग्जाम देने वाले। इक्वेटर, ठीक है ना बेटा, क्लियर। अब ध्यान से बात सुना, अब मजे की बात यहां पे आती है। यहां पे इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम, मेटाफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बन चुका है, और होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज करेंगे। अब बड़े ध्यान से कान खोल के बात सुनना, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर ऐसे अरेंज करेंगे कि क्रोमोसोम का जोड़ा इक्वेटर के आजू बाजू होगा। मतलब ये कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर के एक तरफ होगा, दूसरा दूसरी तरफ होगा। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने इक्वी डिस्टेंस पे समान दूरी पर अपने आप को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, जैसे मैंने ये क्रोमोसोम लिया, मैंने कहा क्रोमोसोम कंडेंस हो चुका है, ये इसका क्रॉसिंग ओवर वाला भाग है ना, ठीक है। ये सामने वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसका क्रॉसिंग ओवर वाला भाग है, देखो, है ना। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्रोमोसोम अपने आप को आमने सामने अरेंज कर लिए हैं, बिल्कुल आमने सामने अरेंज कर लिए हैं, और इक्वेटर इनके बीच से गुजर गया। दिस इज ए वेरी यूनिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज सीन ओनली इन मेटाफेज फर्स्ट में ही देखने मिलता है कि मेल क्रोमोसोम जो आया है, मेल गैमीट से आया, वो कहता भैया हम नीचे अरेंज नहीं होंगे। फीमेल वाला क्रोमोसोम जब जो आया है फीमेल गैमीट से, वो कहता हम भी नीचे अरेंज नहीं होंगे। आमने सामने कंधे से कंधा मिलाकर होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर के आजू बाजू अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। क्लियर, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर आमने सामने आजू बाजू अरेंज कर लेते हैं बेटा। क्लियर, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट होता है। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे। चलो ठीक है, स्पिंडल फाइबर जुड़े, इससे आके जुड़ गए, स्पिंडल फाइबर इससे आके जुड़ गया। अब बताओ मेरे को, ठीक है, क्या इस क्रोमोसोम से, जो क्रोमोसोम ये है कि मैंने कहा एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, क्या इस क्रोमोसोम से अपोजिट पोल का
अपोजिट पोल का स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ पाएगा इसके सेंट्रोमेर से? नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि वो तो यहां से आ रहा था, इससे जुड़ गया ये। तो मतलब ये हुआ कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जब मेटाफेज फर्स्ट में अपने आप को अरेंज करते हैं, तो एक क्रोमोसोम से एक पोल का ही स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ पाता है। एक क्रोमोसोम से एक पोल का ही स्पिंडल फाइबर आकर जो है वो जुड़ पाते हैं, ठीक है, दूसरे पोल के आकर नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट होता है। इसीलिए जब मैं तुमसे बोलूंगा, ये तो मेटाफेज फर्स्ट में अरेंजमेंट हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पर जोड़े में दिखाई देने लगे हमको। यदि 50 क्रोमोसोम है तो कितने पेयर दिखाई पड़े हमें मेटाफेज प्लेट पर? मेटाफेज प्लेट पर हमको 25 पेयर दिखाई दे रहे हैं यहां पे। अब मैं बोलूं तुमसे कि एनाफेज फर्स्ट में जाओ तुम, तो क्या बोलोगे तुम? हां सर जाते हैं एनाफेज फर्स्ट में। ये इसको यहां खींचेगा, ये इसको यहां खींचेगा। बताओ क्या स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर होगा? क्या सेंट्रोमेर डिवाइड करेगा? नहीं कर सकता डिवाइड यार। कैसे डिवाइड करेगा बताओ? भाई क्रोमोसोम को एक सिरे पे खींच रहा, ये यहां चला गया, इसको डिवाइड करने के लिए यहां कुछ जुड़ना चाहिए था, वो जुड़ा ही नहीं यहां पे। इसे डिवाइड कर यहां कुछ जुड़ना चाहिए, वो भी नहीं जुड़ा यहां पे। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करेंगे, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर नहीं होगा, क्योंकि उससे एक तरफ का स्पिंडल फाइबर जुड़ा ही नहीं। जब स्पिंडल फाइबर कब टूटता है? कब टूटता है ये कब टूटता है बेटा? जब ऐसा होता, यहां जुड़ा होता, यहां जुड़ा होता, ये इसे इधर खींच रहा होता, ये इसे, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होता। पर ये तो हुआ ही नहीं, ये तो कहीं हुआ ही नहीं। क्या हुआ? एक तरफ के ही स्पिंडल फाइबर आकर जुड़े, तो एक ने उसको एक पोल पे खींच लिया, दूसरे दूसरे पोल पे खींच लिया, तो क्या हो गया? क्रोमोसोम पहले सेल में 2 थे, अब एक पोल पर एक क्रोमोसोम जा रहा है, एक पोल पे एक क्रोमोसोम जा रहा है, यहां पे 2 क्रोमोसोम थे ये। तो मतलब क्रोमोसोम नंबर पहले से आधा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। मतलब एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं एनाफेज फर्स्ट में। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर यहां पर नहीं होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर आधा हो जाता है। क्लियर? 2n से n वाली कंडीशन यहां पर आ जाती है। क्लियर? चलिए क्या लिखते देखते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर प्लेट पर अरेंज करते हैं, ठीक है। The microtubule of the opposite pole of the spindle attached to the kinetochore of the homologous chromosome attached होते हैं सेट के। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जो है अभी भी उनसे जुड़े होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव किया, ठीक है ना, जैसे हमने बनाया था इमेज में, ठीक है, हमने बनाया था, देखिए ना, है ना, अपोजिट पोल की ओर क्रोमोसोम मूव किया, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर नहीं हुआ, तो सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है ना। क्लियर है ना? देखो सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी जुड़े होते हैं। टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस दोबारा जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगी, डायट सेल बन जाएगा। क्या होगा जब टीलोफेज में, अब मेयोसिस फर्स्ट पूरा हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप आ गई, क्या आया सेल के पास? इस सेल के पास क्या आया? होमोलोगस क्रोमोसोम, आया। अब बताओ, अब जो म्यूसिस फर्स्ट के बाद, टीलोफेज फर्स्ट के बाद जो दो सेल बनेंगी, इसके पास एक क्रोमोसोम है, इसके पास एक क्रोमोसोम है। पहले वाली सेल में 2 क्रोमोसोम थे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से n हो गया है। पर क्या क्रोमोसोम के पास डीएनए कंटेंट डिवाइड हुआ है? नहीं हुआ। ऑलरेडी हर एक क्रोमोसोम में डबल डीएनए कंटेंट है बेटा, अभी हर एक। तो क्या अगली बार म्यूसिस सेकंड में जाने के लिए हमें क्रोमोसोम के डीएनए को डुप्लीकेट करना चाहिए? नहीं। क्यों करें? ऑलरेडी हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है, इसलिए म्यूसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में एस फेज की आवश्यकता नहीं होती है। सेल अगले डिवीजन में जाएगी, उसमें केवल सेल अपने प्रोटीन को बनाएगी, एनर्जी को इकट्ठा करेगी, डिवाइड डिवीजन में चली जाएगी। मतलब G1 फेज होगा, G2 फेज होगा, पर एस फेज नहीं होगा। और ऐसी इंटरफेज को इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जो म्यूसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में होती है, ठीक है। इंटरकाइनेसिस The stage between the two mutant division जनरली शॉर्ट होती है, एस फेज एब्सेंट होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसके बाद प्रोफेज सेकंड आता है, ठीक है।
प्रोफेस सेकंड जो है वो मतलब म्यूसिस सेकंड में इंटर करोगे तो प्रोफेस सेकंड बिल्कुल बिल्कुल माइटोसिस की प्रोफेस के समान होता है, ठीक है ना। प्रोफेस सेकंड में जो है बिल्कुल माइटोसिस की प्रोफेस के समान होगा, मतलब म्यूसिस सेकंड में प्रोफेस सेकंड आएगा, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड, टेलोफेस सेकंड आएगा, और ये सारी स्टेप बिल्कुल माइटोसिस के समान होती है। प्रोफेस सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेप्टर आएगी, प्रोफेस के अंत में क्रोमोसोम कंडेंस आएगा। मेटाफेस सेकंड में क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज करेगा, और ये अरेंजमेंट बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल माइटोसिस के समान होगा, और अपोजिट पोल के माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर से जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो काइनेटोकोर से आकर जुड़ जाएंगे। कैसे, क्या बोल रहा है आपसे, आप समझो बात को। हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने जो है वो कहां गए, हम पहुंच गए कहां पे, प्रोफेस सेकंड से मेटाफेस सेकंड में। क्या हुआ, हमने पहले बनाते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, ठीक है ना। हम न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बना लेते हैं। 2 सेल है ना हमारे पास, तो हम 2 बना रहे हैं बेटा, ठीक है। 2 सेल है, इसलिए हम 2 न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को हम यहां पर बना रहे हैं भी, ठीक है ना। ठीक है, जो भी डायग्राम बना रहा हूं बेटा मैं समझाने के लिए बना रहा हूं उसको, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया इसका इक्वेटर हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज किया, इसने अपने आप को मेटाफेस सेकंड में ऐसे अरेंज किया क्रोमोसोम। ऐसे अरेंज किया, इसने अपने आप को ऐसे अरेंज किया बेटा, है ना। समझो बात को, देखो मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए बेटा कि हम हो क्या रहा है। थ्योरी अकेला पढ़ेंगे तो समझ, जब बातें समझ में नहीं आएंगी हमको, ठीक है ना, है ना। अब देखो स्पिंडल फाइबर टच हो रहे हैं, जुड़ गया, जुड़ गया, काइनेटोकोर से आके जुड़ गया, ठीक है ना। अब देखो ये बिल्कुल माइटोसिस की मेटाफेस के समान है, ठीक है ना। ये 2 क्यों बनाए हमने अलग अलग, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमने कहा म्यूसिस फर्स्ट के बाद 1 न्यूक्लियस मिला था, 2 न्यूक्लियस मिले थे, एक में ये हो रहा है, एक में ये हो रहा है। अब आप एनाफेस सेकंड में गए, आप ये क्या है, ये मेटाफेस सेकंड है, ये मेटाफेस सेकंड बनाया हमने, है ना। एनाफेस सेकंड में गए आप तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। बताओ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल बेटा, यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर देखने मिलेगा। तो एनाफेस फर्स्ट इज द ओनली स्टेज जिसमें क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर होता है, और अपोजिट पोल की ओर, अपोजिट पोल की ओर ये मूव करते हैं, अपोजिट पोल की ओर ये मूव करते हैं, अपोजिट पोल की ओर ये मूव करते हैं, है ना, ठीक है। एनाफेस सेकंड में, एनाफेस सेकंड में सेंट्रोमेर की स्प्लिटिंग होती है बेटा, हर क्रोमोसोम में सेपरेटेड क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, ठीक है। और मूव करने के दौरान मैंने कहा ना आपके माइक्रोट्यूब्यूल से खींचेगा, ठीक है, ठीक, मूव करेंगे अपोजिट पोल की ओर, है ना। और टेलोफेस सेकंड में क्या होगा, म्यूसिस के एंड में जो है आपको दोनों क्रोमोसोम अपने अपने पोल तरफ पहुंच जाएंगे और न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और फाइनली जो है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन चुकी होंगी, फाइनली 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन चुकी होंगी, फाइनली 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन चुकी होंगी, ठीक है, ठीक है। अब इन 4 डॉटर सेल में क्या होगा, देखो मैंने कहा इमेजिन करते हैं, हमने चूंकि हम 4 डायग्राम हम लेते हुए चल रहे थे ना, 4 क्रोमोसोम, इन 4 सेल में क्या होगा, एक सेल में होगा ऐसा क्रोमोसोम, एक सेल में होगा ऐसा क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरी सेल में होगा ऐसा क्रोमोसोम, तीसरी सेल में क्या होगा, ऐसा क्रोमोसोम, चौथी सेल में क्या होगा, ऐसा क्रोमोसोम। देखो क्या चारों सेल एक समान है, ये क्या चारों सेल एक समान है, नहीं, चारों अलग अलग। एक पूरा येलो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, एक येलो में ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, एक ग्रीन में येलो दिखाई पड़ रहा है, एक पूरा ग्रीन दिखाई पड़ रहा है। मतलब मियोसिस के पास 4 प्रकार की सेल बनी है। दैट इज द फंडामेंटल थिंग जो वेरिएशन को लेके आती है, विभिन्नताओं को लेके आती है। मियोसिस में जो वेरिएशन आते हैं वो क्रॉसिंग ओवर से आते हैं, वो सेग्रीगेशन से आते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से आते हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आगे बात करेंगे। अभी हम ये बात समझ गए कि टेलोफेज के बाद में 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी, चारों एक समान नहीं होंगी, ठीक है। म्यूसिस जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है बेटा, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बनाता है। वेरिएशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इवोल्यूशन के लिए, वेरिएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है ना। इंटरफेस वो पीरियड होता है जब सेल अपने आप को डिवाइड के लिए तैयार कर रही होती है बेटा, है ना। अब कुछ जनरल पॉइंट यहां पे आ गए, ठीक है।
एम फेज एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ये पॉइंट कहां से लिया हमने, ये पॉइंट लिया हमने आपके जो सिनॉप्सिस दे रखी थी चैप्टर की, वहां से पॉइंट लिए हमने एनसीईआरटी से, ठीक है। एस फेज जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन की को डिनोट करता है, यहां पे क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं। G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, ठीक है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करके 2n से n कर देता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर किया जाता है, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को बनाए रखने का काम होता है मियोसिस का और फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। क्लियर? देखो अब आपको इमेजेस दिखाता हूं मैं, ठीक है ना, मतलब मैं अब आपको एनसीईआरटी की इमेजेस को ध्यान से दिखाता हूं, इनको देखना बेटा, एग्जाम में ये आती हैं, ठीक है। देखो प्रोफेस फर्स्ट क्रोमोसोम थिन थ्रेड के समान दिखाई पड़ रहे हैं आपको, पैरिंग दिखाई पड़ रही है। प्रोफेस फर्स्ट में क्या होगा, लेप्टोटीन होगा, जाइगोटीन होगा, डिप्लोटीन होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस के। फिर मेटाफेस फर्स्ट में देखिए आप अरेंजमेंट देखिए, ये एग्जाम में आता है, स्पेसिफिक एग्जाम में आता है इसलिए, ठीक है। फिर एनाफेस फर्स्ट एग्जाम में आता है, स्पेसिफिक है बिल्कुल, ठीक है। डायड सेल बनती है हर एक सेल में, डायड 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है तो डायड सेल बनते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर प्रोफेस सेकंड देखिए, अब मेटाफेस सेकंड देखिए, ये एग्जाम में आता है कंपेयर करने को, दोनों में देखो फर्क है। मेटाफेस फर्स्ट देखिए ध्यान से और मेटाफेस सेकंड देखिए, है ना, ठीक है। फिर एनाफेस सेकंड देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोम होता है यहां पे, है ना बेटा। देन टीलोफेस सेकंड, है ना, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी की इमेजेस रखी वो आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने इंटरेक्टिव वाले पोर्शन में कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, लेक्चर में मैं सब कवर करता हूं, आपको अब ये भरना, बताना, ठीक है। बताइए ट्रू एंड फॉल्स, क्या मेटा लेप्टोटीन में दिखाई पड़ते हैं, ये इसको रट मत लेना भाई, रट लिया पता चला सर आपने लिखा था नोट्स में हम तो रट के बैठ गए, ऐसे मत करना, ट्रू एंड फॉल्स बताना है बेटे, ठीक है। जैसे कि क्याजमेटा लेप्टोटीन में नहीं दिखाई पड़ते, फॉल्स है सर। सिनेप्सिस इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सही है सर। तो ऐसे मार्क करते चलो इसको बेटा, है ना, ट्रू एंड फॉल्स, है ना, ठीक है। फिर अरेंज दीज थिंग्स इन ऑफ म्यूजिक इन करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में जो घटनाएं बताई गई हैं उनको अरेंज करो आप, ठीक है। फिर इन वर्ड को एक्सप्लेन करो, क्रॉसओवर क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रिकॉम्बिनेस क्या होता है, इंटरकाइनेसिस क्या होता है, डायड सेल क्या होता है, बाइवेलेंट क्या होता है, डिप्लोटीन क्या होता है, हैप्लोटीन हैप्लॉइड सेल क्या होता है ना, इनको आप जो है वो एक्सप्लेन करो, ठीक है। फिर दिए गए डायग्राम के लिए क्या ट्रू है, अब ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, तुमको खुद करना है बेटा, तो इससे क्या मालूम चलेगा कि हम कितना समझे हैं हम, ठीक है, कितना समझे हैं हम, और इसके उत्तर मिलना चाहिए तुमको, आपस में डिस्कस करो, पूछो, मिलना चाहिए उत्तर तुमको इसके, ठीक है। क्लियर? चलिए लेक्चर पूरा। अब यहां पर हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर को पूरा किया हमने। क्रैश कोर्स का पर्पस है कि हम ब्रीफली चैप्टर को समरी करते हुए चलें, एक एक पॉइंट को याद कर चलें, ठीक है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट गेन हो रहे होंगे यहाँ पे, है ना बेटा। पढ़ो, थोड़ा मेहनत करो यार, ठीक है ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।